नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से। कासगंज में नवरात्र के पहले दिन घर घर में पूजी गई है शैलपुत्री देवी के मंदिरों में लगी है भक्तों की भारी भीड़। 30 मार्च तक चलेंगे नवरात्र। वाराणसी में प्रदेश के सभी जिलों के 1-1 लाख जारी किया गया फंड। योगी सरकार ने नवरात्रि को लेकर किया यह ऐलान। राज्य भर के मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती पाठ कराया जाएगा आयोजन। कानपुर देहात में गैंगस्टर्स कलीम के ऊपर जिला प्रशासन ने की है बड़ी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर कुर्क की गई है गैंगस्टर्स की संपत्ति। रामनगर में ट्रेन से कटकर हुई अज्ञात युवक की मौत। युवक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। रुड़की में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रयासों से विकास को मिली गति। जिला पंचायत हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर कर रहा है विकास। रुड़की में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। पुलिस के साथ जमकर हुई नोकझोंक। महोबा में फसल बर्बाद होने से किसान की सदमे से मौत। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को दिया बर्बाद कर दिया। सुल्तानपुर में रोडवेज बस भी नहीं है सुरक्षित। चोरों ने रोडवेज को बनाया निशाना। रोडवेज को लेकर भागते समय बस का हुआ एक्सीडेंट। ललितपुर में प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले को ब्लैकमेल करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अज्ञात महिला से दुष्कर्म का आरोप लगाकर कर रहा था ब्लैकमेल। अलीगढ़ में युवती ने अपने सगे जीजा पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में दी है तहरीर। साली को 1.5 साल पहले ईंट भट्टे पर काम करवाने ले गया था जीजा, करता रहा दुष्कर्म। महोबा में फायर सर्विस विभाग ने चलाया है अग्निशमन जागरूकता अभियान। सरकारी अस्पतालों और डेंटल क्लिनिक में लगातार चलाया जा रहा है अभियान। भदोही में महिला सशक्तिकरण रैली का कोतवाल में किया गया भव्य स्वागत। मिर्जापुर से निकाली गई महिला सशक्तिकरण रैली। रायबरेली में जिला कारागार कैंपस से फरार कैदी को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। 1 सप्ताह बाद फरार कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। थाना अजीब नगर क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव का मामला। कासगंज में जीएसटी विभाग की टीम ने मारी है छापेमारी। डिप्टी कमिश्नर आर.के. सिंह के नेतृत्व में छापेमारी जारी। ललितपुर में ट्रेन से उतरते समय महिला पर चाकू से हमला। मौके पर कुलियों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। ललितपुर में सनकी टैक्सी चालक ने रेलवे स्टेशन पर महिला को बेरहमी से चाकू से गोदा। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ललितपुर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 का है मामला। आगरा पुलिस ने चलाया अभियान। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया गया। आगरा में चोरी के मोबाइल बेचने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों को पुलिस से भी हाथापाई हुई। चंदौली में नवरात्र की खुशी किसान के लिए मातम लेकर आई है। जिले में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। किसान की फसलें पूरी तरह से तबाह। बाराबंकी में चलती डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। धुआं धुआं हुआ आसमान। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। बदायूं में ओवरलोड गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जबरदस्त टक्कर। पति पत्नी और 1 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। कासगंज में पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे युवक ने की आत्महत्या। हाथ की नसें काटकर और फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। हरदोई में महिला और उसकी देवरानी देवर को दबंगों ने जमकर पीटा। लाठियों से सभी को गिराकर जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ के सीओ सिटी बनी है करिश्मा गुप्ता। सीओ सिटी सुबोध गौतम के तबादले के बाद आज करिश्मा गुप्ता ने लिया है सीओ सिटी का चार्ज। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट के 26वें दिन प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय से हथियारों का जखीरा और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है।
उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये कार्यालय है, जिसको पहले भी ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं आज पुलिस ने यहां पर रेड करी है और पुलिस को यहां से अहम चीजें मिली है। बता दें, पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के नेतृत्व में यहां भारी पुलिस बल की टीम पहुंची है। हम आपको बता दें, यहां पर ऐसे में आपको के साथ में यहां पर टीम पहुंची है, जो कि यहां पर टीम जो है किस तरह से रेड करी है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और यहाँ पर पुलिस, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर अंदर ही यहाँ पर वो असलहे और कैश बरामद हुए हैं और 2 लोग को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम सोनू बताया जा रहा है। आपको बता दें, इसी कमरे में यहाँ पर पुलिस ने उनको रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं कि चल रहा है और यहाँ पुलिस की भारी पुलिस बल की टीम है। हम आपको सिर्फ यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भारी बल में जिस तरह से कैश बरामद हुए हैं और साथ ही यहाँ पर 2 अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से 2 लोग हैं और यहाँ पर कैश है और मशीन के द्वारा अब कैश को यहाँ पर गिना जा रहा है। और बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस को ये जो अहम जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में लिया है। ये जनता टीवी पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के कार्यालय पर रेड के दौरान असलहे और पिस्टल मिली है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में ये पिस्टल और असलहे इस्तेमाल किए गए थे। करीब लाखों रुपए कैश यहां बरामद हुए हैं, जिसे गिनने के लिए मशीन लाई गई है और 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं फतेहपुर जिले में माफिया अतीक के करीबी पूर्व प्रधान और सिटी शीटर मोहम्मद अहमद को पुलिस ने 8 घंटे की रिमांड पर लिया है और उसके भट्टे में छिपाकर रखी गई लाइसेंसी राइफल और साथ ही फैक्ट्री मेड रिवॉल्वर भी बरामद की है। असलों के बारे में पूछताछ के बाद सिटी शीटर को पुलिस ने जेल भेजा है। और आज सुभाषपा की लखनऊ में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक की हुई है और वहीं प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह का कहना है कि नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बैठक आयोजित की गई है। असल में ये निकाय के चुनाव को देख करके इस कार्यक्रम को, और ये हर मंथ इस तारीख को हमेशा होता है। कभी यहाँ होगा, कभी रसड़ा होता है, कभी बनारस होगा। इसको इस टाइप से हम लोग मीटिंग करते रहते हैं और आपस में संगठन को मजबूती के लिए। नगर निगम चुनाव में सुभाषपा का लगातार कहना कि हम अकेले चुनाव, क्योंकि इस बार गठबंधन में है नहीं, आजाद है इस समय सुभाषपा, तो क्या आपको लगता है कि नगर निकाय चुनाव जो है वो अकेले हल्ला बोलेगी सुभाषपा? बिल्कुल अकेले हल्ला बोलेगी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे निकाय का। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी और बेटा मथुरा पहुंचे हैं। गृह मंत्री की पत्नी और बेटी के साथ अन्य परिजनों में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई थी। और आंचल दूध में मेलामाइन की पुष्टि होने पर फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आंचल निर्माता कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद आज नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और दुग्ध संघ फेडरेशन के चेयरमैन मुकेश बोरा ने हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत कर सफाई देते हुए कहा कि आंचल दूध सुरक्षित है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माह जनवरी में 109 सैंपल आंचल दूध के हुए, जिसमें 72 सैंपल नैनीताल दुग्ध संघ के हुए। सबसे खुशी की बात है कि 72 में से सभी सैंपल नैनीताल दुग्ध संघ के अच्छे पाए गए, उनकी रिपोर्ट ठीक आई है। साथ ही 109 में से 2 सैंपल पूरे प्रदेश में फेल हुए हैं, जिसमें हरिद्वार के सैंपल में थोड़ा सा फेंट में अंतर आया है। और दूसरा जो मुख्य प्रकरण है मेलामाइन का, जो मेलामाइन 2.50 ppm होनी चाहिए थी आंचल गोल्ड के दूध में देहरादून के, वो आई है 2.58, यानी कि 0.08 ppm अधिक उसमें पाया गया है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से उपभोक्ताओं की जानकारी में लाना चाहता हूं, जिस पाउडर से और जिस क्रीम से आंचल गोल्ड दूध बनता है, उस प्रोडक्ट को उसी लैब ने क्लीन चिट दी है कि उसको अच्छी गुणवत्ता का माना गया है। और जब वो सही चीज मिलकर के आंचल गोल्ड बना है तो उसमें अंतर क्यों आया, ये हमें थोड़ा संदिग्ध और संदेहास्पद लग रहा है।
और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर नेशनल पीजी कॉलेज में अभ्युदय योजना सेंटर का समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने शुभारंभ किया है। इस अनोखी पहल से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी भी कर सकेंगे। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि अभी सिविल की तैयारी इस कोचिंग के जरिए से करवाई जाती है। कि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि फिजिकली कोचिंग बंद हो चुकी थी और जो ऑनलाइन कोचिंग थी वो बहुत महंगी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इस कमी को समझा, बच्चों की पीड़ा को, आवश्यकता को समझा और इस प्रकार सीएम अभ्युदय नाम से कोचिंग शुरू की। ये एक यूट्यूब चैनल के रूप में शुरू हुई, फिर इसका एक पोर्टल एप्लीकेशन बनाया गया और अब कोविड की चुनौती समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमने इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड में अब संचालित किया है। तो ऑनलाइन भी हमारे बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं और आज नेशनल पीजी कॉलेज में जो कोचिंग यानी कॉन्टैक्ट सेंटर हमारा बनाया गया है उसका मैंने उद्घाटन किया। मुझे बहुत खुशी है कि इसकी रंग रूप, इसकी टेक्नोलॉजी, पढ़ाने का तरीका सभी बहुत अच्छे लेवल का है। इस कोचिंग का, अभ्युदय स्कीम का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये सभी के लिए समान रूप से मुफ्त भी है और उपलब्ध भी है। हमारी पूर्व की जो योजनाएं कोचिंग थी वो किसी न किसी वर्ग को वरीयता देती थी, पर ये सभी के लिए है और हमेशा मुफ्त रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अवसर की समानता की बात कही, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो वाकई में अवसर की समानता देता है। सभी प्रतिभागियों के पास एक ही चीज बराबर है, 24 घंटा जो समय है। उस 24 घंटे को कैसे प्रयोग करने वाले हैं ये हर प्रतियोगी स्वयं तय करता है, लेकिन उसको पढ़ाई का जो सामान मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, उसी क्वालिटी का मिल रहा है। और हर साल हम लोग इसको बेहतर कर रहे हैं। जो हमारे छात्र हैं उनसे हम लगातार फीडबैक लेते हैं कि कोई हमारी कमी है, कोई इसको और हम बेहतर कर पाए। हर सॉफ्टवेयर में, हर सेवा में ऐसा होना चाहिए और इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और वे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम में शिरकत की है। राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों को नकद धनराशि के साथ ही उपहार देकर सम्मानित भी किया है। देखिए, हम आप सब लोग इस बात से सहमत होते हैं कि दैवीय आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे किसी का। लेकिन दैवीय आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिसको हमारे प्रदेश और देश की जनता ने भली भांति देखा है कि कोरोना काल जैसी विभीषिका में भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राहत पहुंचाई है, जिस तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, दुनिया का कोई देश और नहीं कर पाए हैं। तो ये निसंदेह हमारे लिए दुखद विषय है जो अभी हमारी दैवीय आपदा के कारण किसानों की फसलों की क्षति हुई है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र आकलन करके, क्षति का आकलन करके और सरकार उन किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति तुरंत पहुंचाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई हीला हवाली नहीं होगी। जो क्षति हुई होगी हमारी सरकार किसानों को तुरंत भरपाई करेगी। और आज से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गया है। आज से लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना बड़े ही भक्ति भाव से की जाएगी। आज सुबह से ही यूपी और उत्तराखंड के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मंदिरों में ये भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं कल्याणपुर में माता आशा देवी का मंदिर शहर और आसपास के जिलों में भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। और इस ऐतिहासिक मंदिर का इतिहास माता सीता से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग कालीन इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में हजारों भक्त यहां पर पहुंचते हैं और मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं व्यवस्था को देख रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत पहले से, लेकिन जो मुझे महामंत्री के पद मिला है वो 5 वर्षों से। जैसा कि अब नवरात्र आ रहे हैं, उसके लिए मंदिर में क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? मंदिर में व्यवस्था ये रहेगी कि जो नवरात्रि 22 तारीख से चालू होनी है, पहले तो मंदिर को हम लोग लाइट से शुरुआत करें, फूलों से सस्ता है और भक्तों की काफ़ी भीड़ होने की वजह से बल्ली भी लगा करके हम लोग सारी व्यवस्थाएँ बनाते हैं ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हमारा एक विशेष पर्व आने वाला है जो 8 अप्रैल आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहना चाहूँगा कि एक भव्य जागरण होता है। 15 साल हो गए जागरण होते हुए। वो आशा दूज के पर्व होता है जो माता का विशेष दिन है। इसी वजह से यहाँ पे सारी जनता आती है।
एक विशेषता और भी है माता के दरबार में कि यहाँ कभी छत नहीं पड़ पाई है, वो खुले में ही रहना चाहती है। उनका निवास जो है खुले में, कई बार प्रयास किया गया नहीं बन पाया, तो फिर हम लोगों ने जाल डाल करके बंदरों से बचाने के लिए डाला हुआ है। की संख्या पे यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस मंदिर की बहुत ही मान्यताएं हैं। त्रेता युग में निर्मित ये मंदिर की पहली मान्यता ये है कि माँ सीता जब श्री राम जी ने उनका परित्याग कर दिया था तो वो यहाँ पर आके उन्होंने एक आकृति पे आशा देवी की आकृति बनाकर उसको चट्टान में बनाई थी। महादेवी का आवाहन करके उन्होंने यहाँ की पूजा अर्चना की थी। तत्पश्चात उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनकी श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई, जिससे कि इस मंदिर का नाम आशा देवी पड़ा। इस मंदिर की दूसरी मान्यता ये है कि इस मंदिर में श्रद्धालु फल नहीं चढ़ाते। श्रद्धालु इस मंदिर में ईंट का भोग लगाते हैं। यहाँ पर माता की मूर्ति एक शिला के रूप में स्थापित है, जिसको सीता माँ ने बना के यहाँ पे उनका पूजन किया था तथा श्री राम से भेंट की, अपनी मनोकामना मानी थी। मनोकामना पूर्ण होने पर उनका यहाँ पर लगातार आना हुआ तथा वो इसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती थी। ये भी मान्यता है कि धरती में समाने के पहले वह इस मंदिर में पूजा के लिए आई थी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर महिला सशक्तिकरण रैली आयोजित कर यह रवाना की गई है। और मिशन शक्ति को एक अधिक प्रभावी बनाने के लिए चैत्र नवरात्रि के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों ने कई जिलों में जागरूकता रैली निकाली है। तो वहीं उत्तराखंड में भी इसी तरीके से नारी शक्ति को यह समर्पित किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने आगरा, भदोही, देहरादून और बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर महिला सुरक्षा सम्मान में यह रैली निकाली गई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और यह दिन महिलाओं को समर्पित किया गया है। और 23 मार्च यानी कि कल धामी सरकार का 1 साल का ये होना है और इसको लेकर कार्यक्रम के आयोजन भी ये किए गए हैं, जिस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सूचना और लोक संपर्क विभाग की तरफ से प्रकाशित पुस्तिका का मुख्यमंत्री धामी कल विमोचन भी करेंगे। यह पुस्तिका 1 साल नई मिसाल के नाम से प्रकाशित की गई है और कार्यक्रम में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित निदेशक आशीष त्रिपाठी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। आज नव संवत्सर के मौके पर पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से पंचांग देखकर तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खुलने की तारीख और इसका समय तय किया है। बताया जा रहा है कि तीर्थ पुरोहित के लिए दोनों धामों के कपाट 22 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। वहीं अपर आयुक्त गढ़वाल नरेंद्र सिंह उन्होंने बताया कि चारों धामों के सभी विभागों की यात्रा संबंधी तैयारियां 15 अप्रैल तक के लिए पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। और रुड़की के रामनगर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और अध्यक्ष ने कहा है कि मात्र 4.5 महीने में इसके कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का ही गबन किया गया है। वहीं आरोपों के साथ उन्होंने इस मामले के सभी दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे हैं। हिसाब में बता रहा आप लोगों को कि लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर किए गए हैं। जो जिस अखबार में बताया गया, सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई, जिस अखबार में बताया गया है उसमें टेंडर छपे हुए नहीं है। तो ये सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के विरोध में, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा उसके विरोध में ये आज प्रेस वार्ता की गई है। और प्रमुख बिंदु क्या क्या है कि 2 बार अभी मैंने पूरा एक जो मेन बात थी वो सब मैं उसमें दे चुका हूँ सबको। इसमें क्या है कि जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास हुआ नहीं दिखाया। जब कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो 256 काम जिला पंचायत ने कैसे कर लिए। दूसरी बात यह है कि एक निर्माण समिति होती है, वो निर्माण समिति का गठन नहीं हुआ, ना उसकी पावर किसी मीटिंग में अध्यक्ष को दी गई है, तो जो सदस्यों के काम आते हैं वो फाइनल किसने किए।
और उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध काशीपुर में मां बाला सुंदरी देवी के मंदिर परिसर में लगने वाले चैत मेले का आज से नवरात्र के पहले दिन जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने पूजन अर्चन के साथ ध्वजारोहण कर मेले की विधिवत शुरुआत की है। क्योंकि आज नव संवत्सर का पहला दिन है, चैत माह का पहला दिन है और माँ के प्रांगण में ये चैती मेला प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में माँ के दरबार में आके आशीर्वाद प्राप्त करें और पूरे साल यश, सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत करें। और फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए देश के कई कोनों में धरपकड़ लगातार जारी है। इसके साथ ही अमृतपाल का उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आने का शक भी जताया जा रहा है और इसी को लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमृतपाल क्राइसिस को लेकर हमारे पूरे जनपद में हाई अलर्ट है। इसके लिए हमारा जनपद के सभी थानों में हाई अलर्ट साउंड कर लिया गया है और जनपद के सभी बॉर्डर्स, जिसमें हमारा अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी एक दो पड़ते हैं, उन जगहों पे हमने बहुत हाई फोर्स डिप्लॉय करके हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके अलावा जनपद के 5 थाने, जिसमें काशीपुर, कुंडा, गदरपुर, बाजपुर, नानकमत्ता, इसको मैंने सर्वाधिक प्राथमिकता पर लेकर हमने एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पुलिस पीएससी बल 2 कंपनी से भी अधिक पीएससी बल जो है हमारा पुलिस लाइन में रिजर्व में है। सभी सीओस, एसएचओस, चौकी इंचार्ज जो है अपने अपने क्षेत्रों पर अग्रेसिव रूप से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उस पर सघन नज़र बनाए रखा है। सूचना तंत्र एक्टिवेट कर रखा है हमने। इसके अलावा सोशल मीडिया में रुद्रपुर से भी और इवन थाना लेवल पे भी एक्टिवेट कर रखा है हमने। सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को मॉनिटर किया जा रहा है और कोई भी माहौल खराब करने वाला पोस्ट करता है या शांति व्यवस्था बिगड़ने वाला पोस्ट करता है या देश विरोधी किसी प्रकार की पोस्ट करता है, इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है और संबंधित के विरुद्ध एक्शन लेंगे। और बाजपुर के दोराहा रोड स्थित कहलो होटल में आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने G20 को लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें नीलेश आनंद भरणे ने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है। इसमें जो है आज एक ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें हम चाहते हैं कि G20 जो विश्व में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें भारत जिसको होस्ट कर रहा है और जिसको कुमाऊं में एक बहुत बड़ी जो है साइंटिफिक एडवाइजर कमेटी की जो बहुत उच्च स्तरीय बैठक यहाँ होनी है, तो उसमें जो है ये जो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि है, लोकगण है, इनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि इनका भी सहयोग हो। ऐसा नहीं है कि एक बैठक हम ले जो केवल बैठक तक सीमित रहे, तो लोग भी इसमें लोक सहभागिता हो। और वहीं मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। इस दौरान शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। उत्तराखंड सरकार राज्य में इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष अभियान चला रही है, जो कि नारी शक्ति को समर्पित किया जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा कि नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा योजना के तहत गौरा शक्ति और लखपति दीदी योजना ऐप का संचालन ये किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई न कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।